हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का किरत स्टडी सेंटर में। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म किरत स्टडी सेंटर, जहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा है कक्षा 9 और 10 की क्लास है गणित व विज्ञान। तो कक्षा 9 कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं 2 पार्ट में। चैप्टर नंबर 2 आम्ल क्षारक क्यों रमण। हम चैप्टर नंबर 2 में आम्ल के बारे में पढ़ेंगे, रमण और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका हम स्वाद लेते हैं, हमें जो खट्टे लगते हैं, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सीधा सवाल, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर, जो नीला लिटमस पत्र जब हम डालेंगे पानी में तो उसको लाल कर देगा। अम्ल में जब हम अम्ल लगाएंगे नीले लिटमस पत्र में तो उसको लाल कर देगा। या तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो, यानी अम्ल कैसे होंगे? खट्टे होंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। अम्ल के संपर्क में जो नीला लिटमस पत्र आएगा तो उसको वो लाल कर देंगे। वो क्या है? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल और खनिज अम्ल। सबसे पहले हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा। अम्ल क्या हुए? पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ओके, और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब क्वेश्चन में हमें लिखना, ये नहीं सिर्फ ये लिखे, मैं ये जरूरी ये लिखे चाहे ना हिंदी में नाम, लेकिन इंग्लिश में जो लिखना है HCl, ठीक है, सूत्र जरूर लिखे। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। नंबर 1 प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल, नंबर 2 खनिज अम्ल। तो नंबर 1 प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल। प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल तन दुर्बल अम्ल होते हैं। ऐसे तत्व अम्ल हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में होते हैं। यानी जो प्राकृतिक प्रदत्त, प्राकृतिक जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले, प्राकृतिक का मतलब यही ना, जो प्राकृत में दे, जो प्राकृत में दे। प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल तनु दुर्बल, यानी दुर्बल माने कमजोर अम्ल होते हैं। ये प्राकृतिक तनु दुर्बल अम्ल होते हैं। ऐसे तनु अम्ल हमारे अनेक पदार्थों में पाए जाते हैं। ऐसे अनेक पदार्थों में पाए जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ हमारे खाने वाले हैं उनमें ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने अम्ल जाना, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल और खनिज अम्ल। प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल तन दुर्बल अम्ल होते हैं। ऐसे तन अम्ल हमारे खाद्य पदार्थों में होते हैं। और दूसरी हेडिंग क्या? खनिज अम्ल। अब चलते हैं हम लोग खनिज अम्ल पर। तो बच्चों, हम लोगों ने अम्ल पढ़ा। अम्ल क्या होता है? अम्ल कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है, प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल और खनिज अम्ल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ये कैसे? जो प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल थे वो दुर्बल अम्ल थे, यानी कमजोर। ये प्रबल यानी कि ज्यादा शक्तिशाली। खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं। ये किससे तैयार किए जाते हैं? खनिजों से। इन अम्लों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो अम्ल होते हैं इनका सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन अम्लों को छूना या चखना नहीं चाहिए। यानी ये नहीं कि हम इन्हें खा के देख लें, या छूना या चखना इनको नहीं चाहिए। खनिज अम्ल औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। औद्योगिक मतलब व्यवसाय के कामों में, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो जल में H+ आयन देते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल। तो प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल होता है, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। ये हमारे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। और नंबर 2 पे जो होता है खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल होते हैं, ये प्रबल अम्ल होते हैं। ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं। किससे? ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलते नहीं है, इनको हम तैयार करते हैं खनिजों द्वारा। इनका उपयोग जो हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इनको खा के या चखना नहीं चाहिए, लो हम देख ले खा के, वरना क्यों, ठीक है। उसके बाद में आता हमारा सांद्र अम्ल और तानु अम्ल। जो सांद्र अम्ल होता है, इसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में। सांद्र अम्ल का मतलब अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में, सांद्र अम्ल कहलाता है। तानु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तानु अम्ल कहलाता है। तो हम लोगों ने समझा सांद्र अम्ल और तानु अम्ल। तो सांद्र अम्ल होता है, इसमें
अम्ल अधिक होता है और जल कम। सांद्र अम्ल में अम्ल अधिक होगा, जल कम। टानो अम्ल में क्या होगा, अम्ल कम होगा, जल अधिक होगा। तो हम लोगों ने आराम से समझ लिया अम्ल क्या होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ और खनिज अम्ल, सांद्र अम्ल, टानो अम्ल। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ खाद्य पदार्थ तथा फलों में उपस्थित अम्ल। जो हमारे को कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ हैं या फल हैं, उनमें जो अम्ल उपस्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं। जैसे देखो प्याज, प्याज में कौन सा अम्ल होता है, स्कार्बिक अम्ल। देखो बहुविकल्पी में आ जाता है कभी कभी, इसे एक नंबर में पूछ दे प्याज में कौन सा अम्ल है, 4 ऑप्शन दे देगा या एक नंबर में पूछ लेगा, तो ये हमें याद होना चाहिए। जैसे प्याज, प्याज में स्कार्बिक अम्ल होता है। सेब, सेब में मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल होता है। दूध या दही, दूध पूछा या दही में, दोनों में एक ही अम्ल होता है, वो भी लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठंडे पेय पदार्थ, जितने भी ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उन सब में कार्बोनिक अम्ल होता है। संतरा या नींबू, संतरा पूछे या नींबू पूछे, दोनों में एक ही होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है या सिट्रिक अम्ल, बोले ऑक्जेलिक या सिट्रिक अम्ल, कुछ भी हम लोग बता, जो आंसर में होगा। बिच्छू का डंक बोले या चींटी का डंक, तो फोमिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, इसके दो नाम है, फोमिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो हम लोगों ने अम्ल पढ़ा, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा अम्ल हमारे कौन से पेय पदार्थ या कुछ सामान्य फल तथा खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, उनमें क्या बोलते हैं। तो प्याज में स्कार्बिक अम्ल, सेब में मेलेइक अम्ल, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, ठंडे पेय पदार्थ जितने में होते हैं सब में कार्बोनिक अम्ल होता है। संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल होता है। बिच्छू का डंक या चींटी में फोमिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है। तो हमने अपने अम्लों को पढ़ा, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं, अब क्षारक पे चलते हैं हम लोग। क्षारक पे अम्ल पढ़ लिया, अब क्षारक पढ़ते हैं। क्षारक, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्षारक स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं। क्षारक हम कैसे जानेंगे, स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब ये है क्षारक जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं या कड़वे होते हैं। जब हम इनको चखेंगे या खाएंगे ना, तो ये तीखे होंगे, या कड़वे जो स्वाद में होते हैं या तीखे होते हैं वो क्षारक होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। देखो अम्ल और क्षारक में क्या बस यही अंतर है, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वो नीले को लाल कर रहे थे अम्ल, और क्षारक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल जल में OH प्लस आयन देते हैं, और ये क्षारक जो है जल में OH माइनस आयन देते हैं। ओके, इसके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फिर इधर क्षार, क्षारक तो हमने समझ लिया क्षार क्या होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नोट, सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षार के कुछ उदाहरण NaOH, KOH। देखो हमने क्षारक तो पढ़ लिया, जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। लेकिन इसके बाद एक हमारी हेडिंग आती है क्षार। ये हमसे क्षारक पूछे तो हम लिख लेंगे, क्षार पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, तो क्या वही लिखेंगे। जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक हमारा जल में घुल जाता है उसी को हम क्षार कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे सारे जितने भी क्षारक हैं सब जल में ही घुल जाएंगे। जो जल में नहीं घुलते हैं वो तो क्षारक ही हैं, जो घुलते भी वो भी क्षारक हैं, लेकिन जो घुल जाते हैं उनको एक अलग से नाम दे दिया जाता है क्षार। भाई क्षार क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नोट, सभी क्षार जो होते हैं क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये दो चीज समझो, दोनों चीज क्या है, क्षारक समझो, लेकिन ये चीज जल में घुल जाती है तो इसे हम क्षार भी कहेंगे, लेकिन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, क्षारक कह सकते हैं। दोनों क्या है, क्षारक हैं, लेकिन ये एक जल में घुलनशील है, जल में घुल जाता है तो इसको क्षार बोलेंगे,
और इसको क्षारक ही बोलेंगे। लेकिन दोनों चीज़ है तो क्षारक ही, तो इसको हम क्षार को क्षारक कह सकते हैं, लेकिन इसको क्या हम क्षार कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो वही है यहाँ पे कि सभी क्षार, भाई जितने भी क्षार इस तरह के जल में घुलने वाले उनको तो हम क्षारक कहेंगे, वो तो क्षारक खाएंगे, लेकिन सभी क्षारक को क्षार नहीं कहा जा सकता है। भाई इसको क्षार क्या कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है ना। वही बात है। क्षारक स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जल में जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, जल में OH माइनस आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्षार आता है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नोट ये जो है सभी जो क्षार होते क्षारक होते, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षार के उदाहरण NaOH, KOH। तो हम लोगों ने अम्ल, क्षार, क्षारक पढ़ लिया। क्षार क्षारक हमेशा याद रखें। अगली हेडिंग पे चलते सूचक। हम लोगों ने अम्ल क्षारक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। अब सूचक समझते क्या होता है। सूचक, सूचक हमें नाम से ही पता चल रहा है जो सूचना दे। अगर हिंदी देहाती भाषा में समझे, सूचक जो सूचना दे। तो देखो, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। समझ रहे हो ना। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम सूचक, नहीं, प्राकृतिक सूचक जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले, कृत्रिम सूचक जो मानव द्वारा बनाया जाए, वो गंधे सूचक जिनमें गंध आती हो। तो सूचक का मेन काम क्या होता है? सूचना देना, यानी कि जिसके माध्यम से हमें अम्ल व क्षारक के होने की सूचना मिले, जानकारी मिले, बस वही तो लिखा है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते। उपस्थिति को दर्शाते मतलब इसमें ये अम्ल है या क्षारक है, इसको हम कैसे सूचक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। इनकी जो गंध होगी वो बदल जाएगी, या अम्लीय हो जाएगी, या क्षारक माध्यम में जब जाएंगे तो बदल जाएगी, या इनका रंग परिवर्तन हो जाएगा, यानी इनकी गंध में भी परिवर्तन होगा और रंग में भी परिवर्तन होगा। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, कृत्रिम, कृत्रिम को हम संश्लेषित भी बोलते हैं, कोई भी नाम आ सकता है, और गंधी सूचक। तो सबसे पहले प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक हमें नाम से ही पता चला कि प्राकृतिक जो प्राकृत में दे, प्राकृतिक रूप से हमें मिले। देखो, वे सूचक जो प्राकृतिक एवं पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जो प्राकृतिक रूप से मिले एवं पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। देखो उदाहरण लो, जैसे हम लिटमस है, जब अम्ल में डालेंगे हम लिटमस पत्र को तो ये लाल हो जाएगा, क्षारक में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। लिटमस पत्र जो है अम्ल में तो लाल होता है, लेकिन क्षारक में नीला हो जाता है। हल्दी है, जब हम अम्ल के संपर्क में हल्दी आएगी तो क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी। जब क्षारक के संपर्क में आएगी तो लाल हो जाएगी। ओके, यहाँ तक। अगली हेडिंग है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। संश्लेषित, एग्जाम में आपके कोई भी 2 में से एक नाम दे सकता है, कृत्रिम बोले या संश्लेषित। आपको भ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं, दोनों को एक ही नाम बोलते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। जिनका निर्माण रसायनों द्वारा किया जाता है वे कृत्रिम सूचक कहलाते हैं, जैसे फिनोल, फ्लेथीन, मेथिल ऑरेंज। कृत्रिम सूचक का मतलब ये है जो मानव द्वारा निर्मित किए जाए, यानी रसायनों द्वारा कारखानों में जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? सूचक, यानी सूचक का मेन काम सूचना देना। सूचक का मेन काम सूचना देना होता। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की स्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ये अम्ल में जाएंगे तो इनके रंग व गंध में परिवर्तन हो जाएगा, या क्षारक के संपर्क में जाएंगे तो और कुछ हो जाएगा। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा। प्राकृतिक सूचक जो प्राकृतिक रूप से हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जैसे लिटमस को जब अम्ल के संपर्क में जाएगा तो लाल हो जाएगा, क्षारक के संपर्क में जाएगा तो नीला हो जाएगा। हल्दी है, या घर में तो होगी, जब अम्ल के माध्यम में ले जाओगे उसको तो पीली हो जाएगी, जब क्षारक के माध्यम में ले जाओगे तो वो लाल हो जाएगी हल्दी। जैसे कृत्रिम संश्लेषित सूचक जो रसायनों, जिनका निर्माण रसायनों द्वारा किया जाता है, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं, जैसे फिनोलेफ्थीन और मेथिल ऑरेंज। यानी जो रसायनों मशीनों में
मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहलाते हैं, जैसे मिथिल और तो सूचक को हमने आसानी से पढ़ा। एक हेडिंग इसकी गंधी सूचक, उसको भी आराम से पढ़ते हैं। चलते अगली हेडिंग पे। हम लोगों ने सूचक के बारे में पढ़ा, समझा सूचक क्या होते हैं, यानी जो सूचना दे क्षार या क्षारक के अम्ल या क्षारक के होने की जानकारी देते हैं। इनको क्षार या अम्ल के माध्यम में आने से इनके गंध या रंग में परिवर्तन हो जाता है। ये कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक और गंधी सूचक। तो हमने प्राकृतिक जो पेड़ पौधों या प्रकृति से प्राप्त हो, कृत्रिम जो रसायनों द्वारा निर्माण किया जाए, और तीसरा बचा है गंधी सूचक। अब गंधी सूचक हम लोग पढ़ते हैं। गंधी सूचक हमें नाम से ही पता चल रहा कि गंध, जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक में बदल जाती तो उसे गंधी सूचक कहते हैं। गंधी सूचक का कहने का मतलब ये है कि जब हम इनको अम्ल के माध्यम में या क्षारक के माध्यम में ले जाएंगे तो इनके गंध में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ है, यदि हम उसको गंधी है, यदि हम उसको अम्ल के माध्यम में ले जाएंगे तो उसकी गंध और कुछ हो जाएगी, क्षारक के माध्यम में ले जाएंगे तो और कुछ हो जाएगी। तो गंधी सूचक का मतलब यही है कि जिन सूचक को गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है तो उसे गंधी सूचक कहते हैं। अम्ल या क्षारक के माध्यम में ले जाने से जब जिनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है उनको हम गंधी सूचक कहते हैं। जैसे देखो प्याज का रस है, जो प्याज का रस हम अम्ल के माध्यम में ले जाएंगे तो तीक्ष्ण गंध का मतलब बहुत तेज इसमें गंध आने लगेगी। प्याज का रस को जब हम अम्ल के माध्यम में ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा गंध आने लगेगी, और जब हम क्षारक के माध्यम में ले जाएंगे तो कोई गंध ही नहीं आएगी। जब प्याज के रस को क्षारक के माध्यम में ले जाएंगे कोई भी गंध नहीं आएगी। ओके, जैसे वेनिला है, जब हम अम्ल के माध्यम में ले जाएंगे तो समान रहेगा, जैसे यहाँ पर गंध होगी वैसे ही यहाँ पर रहेगी, समान रहेगी। लेकिन जब क्षारक के माध्यम में ले जाएंगे तो कोई गंध नहीं होगी इसमें। लौंग का तेल है, अम्ल के माध्यम में समान रहेगी लेकिन क्षारक के माध्यम में कोई गंध नहीं आएगी। उसके बाद अम्लों या क्षारकों की प्रबलता, प्रबलता का मतलब ताकत, प्रबलता यही तो मतलब जो जिससे बड़ा हो ताकत। तो अम्लों या क्षारकों की प्रवणता, किसी अम्ल या किसी क्षारक या अम्ल की प्रवणता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। जो अम्ल या क्षारकों की प्रवणता है ये किस पर निर्भर करती है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रवणता उसके द्वारा उत्पन्न H+ किस में निकलता है, आयन में, उसमें अम्ल में, तो अम्ल में H+ हो गया आयन, या OH- किस में निकलता है, क्षारक में, OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इन जो अम्लों या क्षारकों की प्रवणता है या OH+ H+ या OH- के आयनों पर निर्भर करती है, कौन कितना प्रबल है। नोट, अम्ल एवं क्षारक की प्रवणता यानी ताकत हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जितना भी नोट लिखा रहा हूँ वो हमेशा आप लोगों को याद होने चाहिए, नोट अवश्य याद करना। तो क्या है, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता ताकत हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक सूचक होता है इनको ज्ञात करने का, उसके द्वारा अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अम्ल पढ़ा, क्षारक पढ़ा, सूचक पढ़ा और अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता पढ़ा। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन या OH आयन पर निर्भर करती है। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता ताकत हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलते अगली हेडिंग पे। अब हम समझेंगे सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक, यानी कि जो अम्ल एवं क्षारक की प्रवणता है जो हम इसके द्वारा जानते हैं। इसके द्वारा सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, या अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। जो सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक है यह क्या करती है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होती है। क्या होती है, अनेक सूचकों का मिश्रण होती है।
यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। बस तो हमने समझा सात्विक सूचक या अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। ओके बच्चों, अब हम समझेंगे पीएच स्केल। जो पीएच स्केल है इसका क्या काम है। जो देखो पीएच स्केल नंबर 1 से लेकर 14 नंबर तक होती है। 1 से लेकर 14 तक पीएच स्केल बहुत आराम से समझना, बहुत डिटेल से समझाऊंगा, पूरी दिमाग में सीधा बैठ जाएगी। पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक होती है। जो बीच में हमारा 7 नंबर होता है ये उदासीन होता है। जो 7 नंबर होता है मेरा ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब यहाँ पे ना अम्ल का ज्यादा प्रभाव रहता है ना क्षारक का, बिल्कुल ये एक समान, तो ये उदासीन होता है। जब हम 7 के इधर बढ़ेंगे 6 आएंगे तो अम्ली होगा, 5 होगा और ज्यादा अम्ली, 4 होगा तो और ज्यादा अम्ली, 3 2 1। जो 1 पे होगा सबसे ज्यादा अम्ली होगा। जब 2 नंबर पे आएंगे कुछ कम, 3 पे आएंगे कुछ कम, क्योंकि उदासीन के हम करीब चलते जा रहे हैं। 4 पे आएंगे और हल्का कम, 5 पे आएंगे और हल्का कम, 6 पे आएंगे और हल्का कम, 7 पे आते आते उदासीन हो जाएगा। समझे किस हिसाब से, और कोई तरीके समझो भाई। जब 1 से चलेंगे सबसे ज्यादा अम्ली 1 पर, उससे कम 2 पर, जितना हम 7 की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना अम्ल का प्रभाव कम रहेगा, तो अम्ली ही 6 तक अम्ली कहेंगे, लेकिन कुछ प्रभाव अम्ल का कम होता चला जाएगा। ओके बच्चों, अब ऐसे क्षारी, तो क्षारी क्या होता है। जब हम लोग 8 पे आएंगे तो हल्का कम, यानी है तो क्षारी लेकिन कम। 9 पे आएंगे और बढ़ेगा, 10 पे आएंगे और बढ़ेगा, 11 12 13 14, आते आते 14 पे आएंगे तो सबसे ज्यादा क्षारी। सबसे ज्यादा क्षारी कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। 13 नंबर पे आएंगे कुछ कम मिलेगा, 14 12 पे आएंगे और कुछ कम, 13 11 पे आएंगे हल्का और कम क्षार हो जाएगा, आते आते 7 पे तो उदासीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम उदासीन 7 से जब इधर चलेंगे 1 की तरफ तो अम्ल का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, 7 की तरफ उधर चलेंगे तो क्षार का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो 1 से लेकर 6 तक अम्लीय होता है, 7 जो होता है मेरा उदासीन होता है, और 8 से 14 तक क्या होता है हमारा क्षारीय होता है। तो आप लोग समझ चुके अम्ल और क्षार, यानी अम्लीय और क्षारीय पीएच स्केल। जब हम इधर घटते क्रम में आएंगे हमारा मान बढ़ता चला जाएगा। भाई 6 से 1 की तरफ आएंगे, हम घट रहे हैं ना, लेकिन अम्ल का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। इधर हम बढ़ते क्रम में आएंगे तो हमारा अम्ल का मान, क्षार जो क्षार है प्रभाव बढ़ता चला आएगा। तो पीएच स्केल को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच स्केल से हमारे क्या काम चलते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, चलते अगली हेडिंग पे। हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा व समझा। पीएच स्केल को समझ चुके कि 1 से 14 तक होती है। तो 7 नंबर का होता है उदासीन होता है, 1 से 6 तक अम्लीय होते हैं, और उधर 8 से 14 तक जो होते हैं क्षारीय होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में हमारे पीएच स्केल का क्या महत्व है, यानी पीएच जो मान होते हैं उनका क्या काम है। सबसे नंबर 1, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। जैसे एक पीएच स्केल यहाँ बना लेता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। 1 2 3 4 5 7, ये क्या है उदासीन। 8 9 10 11 12 13 और 14 कितने तक होती है, 14 तक होती है ना। 14 जो इधर वाले होते हैं ये सब क्या होंगे, ये अम्ली, ये अम्ल होते हैं, और ये क्षारीय होते हैं। ये 1 से 14 तक। तो देखो क्या बोला, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। 7 कहाँ, ये है, 8 है, और इनके बीच में 10 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 7.1 7.2 7.3 7.4 7 5 8 5 9 5 10, इनके बीच में 10 नंबर होंगे भाई, 7.1 से लेकर के 7.10 तक। तो 10वां नंबर आएगा वो 8 आ जाएगा। तो हमारा शरीर 7 से 7.8
8 के pH के बीच, यानी 7 यानी उदासीन से लेकर और यहाँ तक 7.8। हमारा शरीर जो है कब काम करता है, जब उदासीन होता है, ना अम्लीय में जा सकता है ना क्षारीय में जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, तो बोल दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि हमारा शरीर किसके बीच काम करता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलोगे? देखो सर जी तुमने तो 7 से 7.8 के बीच बताया था, उसमें ऑप्शन नहीं था। अरे उसमें ऑप्शन उदासीन दिख रहा है ना, तो उदासीन टिक करो, क्योंकि ये उदासीन तो है 7.78 भाई, पूरा 7 उदासीन है, समझे। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। यानी जो हमारा मुंह है इसका जब पीएच मान 5.5 से कम, यानी कि अम्लीय 5.5 कहा, 5 यहाँ पे, तो 5.5 बीचों बीच में होगा, इससे कम यानी 5.5 तक तो ठीक है, जब इससे कम आएगा तो दांत जो हमारे खराब होने लगते हैं। दांत कब खराब होने लगते हैं? तो जब ज्यादा अम्लीय हो जाता है, यानी 5.5 से कम पीएच मान हो जाता है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होती है। मधुमक्खी का डंक जो है क्या छोड़ता है? अम्ल, और अम्ल का मान कितना है? 1 से लेकर 6 है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो बारिश होती है, इस समय बारिश तो हो रही है ना, जब बारिश होती है, जब इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये ऑप्शन में आ जाए कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो जब वर्षा का मान 5.6 से कम होता है तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। 5.6 का मतलब 5.5 यहाँ है तो 5.6 यहाँ पे होगा। जब इससे इधर यानी कम हो जाएगी, उधर जाएगी, इधर तो बढ़ता है ना, जब इधर जाएगा कम होगा तो ये क्या हो जाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं या जो हमारी फसल है, इनको भी उत्पादन करने के लिए हमें अच्छे पीएच की मान आवश्यकता होती है, यानी पौधों के भी एक अच्छा पीएच मान चाहिए होता है। तो पार्ट 1 में हम यहीं तक रखेंगे, बाकी जो रिएक्शन है पार्ट 2 में बाकी सब हम लेके आएंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या समझा? भाई लोग आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रहे हैं। गणित विज्ञान की क्लासें कक्षा 9 व 10 की चालू है। हम इसके साथ साथ आप लोग पीडीएफ भी दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, बिल्कुल निःशुल्क। तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो ना समझ में आया कमेंट में बताया, आप हमें बेझिझक। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें बता सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले अम्ल पढ़ा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और OH+N देते हैं, जैसे हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? जो अम्ल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सात्विक यानी प्राकृतिक अम्ल और खनिज। प्राकृतिक अम्ल जो हमारे खाद्य पदार्थों में होते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमें, और खनिज अम्ल इनको खनिजों द्वारा बनाया जाता है। इनका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए, वरना क्यों हो सकते हैं हम लोग ना। एक बार बस एक नज़र रिवीजन पे, तो अम्ल हमने समझ लिया 2 प्रकार के होते, प्राकृतिक एवं खनिज अम्ल। उसके बाद में हमारा क्या आता है? क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? ये जो होते हैं स्वाद में कड़वे या खट्टे होते हैं, और OH-N देते हैं जली विलयन में। ये तो मेरा क्षारक हो गया। क्षार क्या होता है भाई? क्षार को हिसाब से समझना। क्षारक तो सभी होते हैं, क्षार क्या होता है? जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। हमें समझाया था ये चीज दोनों समझ लो क्षारक है, लेकिन ये जल में घुलनशील तो इसको हम क्षार बोल सकते हैं, इसको नहीं। और लेकिन है तो दोनों क्षारक ही, समझ गए? तो क्षार क्या है? जो क्षारक जल में घुलनशील उनको हम क्षार बोलते हैं, जैसे KOH, NaOH। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? क्षार हो गया, क्षारक हो गया। और नोट हमेशा ध्यान रखना कि सभी जितने भी क्षार होते हैं उनको हम क्षारक बोल सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक को हम क्षार नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा सूचक। सूचक हमने बताया जो सूचना दे, यानी अम्ल एवं क्षारक के होने की हमें जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा इनके रंग या गंध में परिवर्तन हो जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक जो पेड़ पौधों से प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक जो रसायनों द्वारा, मशीनों से, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे मिथिलो ऑरेंज,
और गंधि सूचक बताया, यानी जो अम्ल एवं क्षारक के संपर्क में आने से जिनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्याज का रस था, अम्ल के माध्यम में जब जाएगा तो का बहुत तेज गंध मिलेगा, लेकिन जब क्षारक के माध्यम में जाएगा तो कोई गंध ही उसमें नहीं आएगी। उसके बाद में हमने पढ़ा सार्वभौमिक, यानी कि अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता, इनको सांद्रता के आधार पर मापते हैं, यानी OH माइनस और H+ के ध्रुवण पे हम इनका मापन करते, कौन अधिक ताकतवर है, कौन ज़्यादा प्रबल है। सार्वभौमिक सात्विक सूचक, सार्वभौमिक सात्विक सूचक, इसके द्वारा हमें पता चलता कौन कितना प्रबल है। pH स्केल हमने पढ़ा, जो 1 से लेकर 14 तक होता है। अभी हमने आपको बताया 1 से 6 तक अम्लीय होता है, और ये क्षार जितना इधर बढ़ते जाएंगे क्षार का मान बढ़ता जाएगा, जितना इधर बढ़ते जाएंगे उतना मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ज़्यादा अम्लीय, ये क्षारी, ये 7 नंबर जो है हमारा उदासीन है। तो 7 नंबर क्या है मेरा, उदासीन। और हमने क्या पढ़ा था, तान अम्ल और सांद्र अम्ल पढ़े थे ना। तो हम लोगों ने बहुत आराम से अपना स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी स्किप नहीं किया, बहुत आराम से पढ़ा और समझा। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।